नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पश्चिम बंगाल में जो जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके बाद हर कोई उसके प्रोज एंड कॉन्स अपने हिसाब से उसका असेसमेंट कर रहा है। किसी को लग रहा है कि भैया जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी है उसमें एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा मील का पत्थर यह साबित होने वाला है। किसी को लग रहा है कि बीजेपी की राज्यसभा में सीटें बढ़ जाएंगी। 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल से होने वाला है। बहुत सारे लोगों को और खासकर इकोसिस्टम को यह लगने लगा है कि भैया जो हमारा सबसे मजबूत गढ़ था वो ढह गया है, तो बाकी कैसे बचेंगे। ये सब तो अपने हिसाब से सबके असेसमेंट है, लेकिन जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस बंगाल के चुनाव ने या कहें इस बंगाल के भूकंप ने उनकी नींव हिला दी है। और खासकर जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, अब वो दोबारा से जो ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर वापस आए हैं और दोबारा से असेसमेंट कर रहे हैं कि आने वाला राजनीतिक भविष्य किस तरीके से हम अपना मैप करें। और अब खबर यह निकल के आ रही है कि कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां शायद बिना चुनाव लड़े ही एनडीए की सरकार बन जाए। यानी जो परिदृश्य अभी भगवा है उसमें भगवा रंग और ऐड हो सकता है और लगभग 35 सांसदों की संख्या वृद्धि हो सकती है एनडीए के खेमे में। हो सकता है उसमें से कुछ हिस्सा बीजेपी को डायरेक्ट मिले और बहुत सारा संख्या ऐसी है जो बाहर से एनडीए को समर्थन देगी। यानी जो प्रधानमंत्री को लगातार जो इशू बेस्ड जो प्रधानमंत्री को लगातार ये डर बनाया जाता है, खासकर एक दूसरे पक्ष के द्वारा, कि भैया नायडू कभी भाग जाएंगे, नीतीश कभी भाग जाएंगे, शायद उसके लिए एक इंश्योरेंस प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले राज्यों का गुणागणित समझते हैं, उसके बाद लोकसभा का समझेंगे। जिस पहले राज्य की बात चल रही है कि जहां एनडीए की सरकार बन सकती है, वो है झारखंड। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड और जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसका असर वहां की राजनीति पर पड़ने वाला है, वो एक दूरगामी है। क्योंकि झारखंड को भी समझ आ रहा है कि भैया पश्चिम बंगाल अभेद्य था, कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, टिकट नहीं मांगने जाते थे बीजेपी के पास लोग। उन्हें यह डर होता था कि मान लीजिए 10-20 ने टिकट मांग लिया और चुनाव हार गए तो टीएमसी वाले इस बात पे पीटेंगे, अच्छा टिकट मांगने गए थे, हमारे सामने चुनाव लड़ोगे। जब इस मुश्किल घड़ी में, इस भयावह स्थिति में बीजेपी इस तरीके से चुनाव लड़ सकती है, तो भैया आने वाले समय में जेएमएम के लिए बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी बंगाल के बाद निकली है, उसमें निश्चित तौर पर जेएमएम असहज महसूस कर रही है। देखिए, अपने बलबूते अगर उसका बहुमत होता तो निश्चित तौर पर शायद वो कुछ थोड़ा बहुत टिक पाती। लेकिन अब वहां पर भी बात चलने लगी है कि अब बीजेपी के साथ जाया जा सकता है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो झारखंड की जो असेंबली है उसमें 81 विधायक होते हैं, 41 का मेजॉरिटी मार्क है। उसमें जेएमएम के पास फिलहाल के समय में 34 विधायक हैं। उसके अलावा कांग्रेस पे 16, आरजेडी पे 4 और सीपीएम जो माले है उसके पास 2, यानी संख्या हो जाती है लगभग 56। कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार चल रही है, लेकिन बैसाखी पे है कांग्रेस की, आरजेडी की, माले की। दूसरी तरफ बीजेपी है, उसके पास 21 हैं। आरएलडी मिला एलजेपी मिला लीजिए, उसके अलावा आजसू है, जेडीयू है, इन सबको अगर आप मिलाएंगे तो एक ये हो गए। लेकिन अब बात ये चल रही है कि जेएमएम की तरफ से ये बात है कि क्या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है, और जो बाकी बीजेपी जो एनडीए के खेमे वाले हैं वो 3 भी आ जाए और कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को हर जगह खाती जा रही है, उसे उससे ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि भैया राहुल गांधी ने नुकसान कराया ममता बनर्जी का, तो ये कल को हमारे साथ भी जब चुनाव का समय आएगा, एंड समय पे ये हमारी लंका लगवा देगा। तो वहां पर भी ये सभी, और कोई बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री वगैरह कुछ है नहीं वहां, ऐसा बहुत हाथ लगा नहीं कांग्रेस के वहां पे मजबूती से। तो ये बात चल रही है कि क्या बीजेपी के साथ जाया जा सकता है। उसके अलावा जेएमएम को अगर सरकार चलानी है तो एक बड़ा आर्थिक पैकेज उसे झारखंड के लिए चाहिए, और वो बड़ा आर्थिक पैकेज तब मिल सकता है जब सेंटर के साथ सही सामंजस्य के साथ आप चलें।
अगर किसी कारणवश 0.001% कोई ऐसा चांस बनता है कि राज्य में सरकार ना बने, तो कम से कम केंद्र में तो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट सिस्टम या किसी अलग तरीके से वो एक सपोर्ट बीजेपी के लिए तैयार किया जा सके, या कम से कम चुप रहे बहुत मुद्दों पर। तो ये चर्चा चल रही है। दूसरी, जिस तरीके से डेमोग्राफी की एक बड़ी प्रॉब्लम आज झारखंड के अंदर है, और बार बार उसके ऊपर लोकसभा चुनाव में भी बड़ा हल्ला मचा, विधानसभा चुनाव में भी उसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई, जमाई टोला, कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसते हैं पश्चिम बंगाल से और धीरे धीरे फिर वो झारखंड में एंट्री लेते हैं, और वहां आकर, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति उस तरीके से वहां जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, बहुत सारे क्योंकि आदिवासी खासकर इलाकों में बहुत सारी प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्टेड जोन्स है बहुत सारे ऐसे, तो वो क्या करते हैं, वहां की आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं, वहां के जमाई बन जाते हैं। और टोला यानी मोहल्ला, यानी जमाई मोहल्ला। तो जमाई टोला की ऐसी दिक्कत हो गई है कि उन बांग्लादेशियों ने इस हद तक संथाल परगना में काम करना शुरू किया कि वहां का पूरा समीकरण बदल रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है। और जब शादी हो जाती है तो उन आदिवासी महिलाओं को भी कन्वर्ट करके मुसलमान बना लिया जाता है, और उसके बाद वहां लैंड जिहाद होता है। पहले लव जिहाद टर्न्ड इनटू लैंड जिहाद। और जिस तरीके से अमित शाह लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नक्सलिज्म खत्म कर दिया, एफसीआरए के माध्यम से अर्बन नक्सलिज्म पे हमला हो रहा है, अब बात डेमोग्राफी की होगी। डेमोग्राफी के ऊपर एक्शन प्लान की बात चल रही है, बाकायदा उसके लिए पॉइंटर्स भी जारी करने वाली है सरकार। तो बीजेपी भी ये चाहती है कि किसी तरीके से झारखंड के दरवाजे में पैर फंसाया जाए, उस सरकार का हिस्सा बना जाए, ताकि जो ये इलीगल इमिग्रेशन वाली दिक्कत है, जमाई टोले वाली दिक्कत है, इसके ऊपर एक्शन करने में जब केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो, जब काम शुरू हो, तो सरकार में रहते हुए हम इसको बेहतर तरीके से इसका प्रबंधन कर सकें। क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में एक्शन होगा, तो जरूरी नहीं है कि सारे बांग्लादेश की तरफ भागेंगे। कोई बिहार जाएगा, कोई झारखंड जाएगा, कोई छत्तीसगढ़ जाएगा, कोई मुंबई की तरफ भागेगा, कोई बेंगलोर भागेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एरिया इस तरीके से कवर करना है कि भैया जब वो भारत की तरफ कोई भागे तो वहां आपकी सरकारें हों, वहां आप प्लग कर सके। इसलिए झारखंड बीजेपी के रडार पर है, और 29 में चुनाव है, नवंबर 29 में, तब तक रुका नहीं जा सकता। कम से कम केंद्रीय नेतृत्व को यह लग रहा है कि लगभग 3.5 साल, 3.5 साल रुकना मतलब स्थिति को और विपरीत करना, और गंभीर रूप से उसे खराब करना। तो बीजेपी इस तरीके से सोच रही है कि एक और जंग सरकार हो, कांग्रेस को एक और जंग से बाहर किया जा सके। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह लग रहा है कि भैया आर्थिक पैकेज तो मिले ही मिले, साथ में जो बीजेपी का ये बुलडोजर चल रहा है ना, कि भैया बिहार साफ, महाराष्ट्र साफ, दिल्ली साफ, हरियाणा साफ, पश्चिम बंगाल साफ, तो भैया ये बुलडोजर हमारी तरफ ना मुड़ जाए। इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड चाहते हैं। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप हो गया कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ है कि भैया किसी को एक इसलिए झारखंड चाहिए, दूसरे को इसलिए चाहिए। तो यहां पर कहीं एक बीच का मिडिल ग्राउंड लेकर शायद वहां पर सरकार के लिए अब बात चल रही है, सीरियस नोट पर चल रही है। तो बीजेपी बिना चुनाव लड़े संभवतः झारखंड में एंट्री ले सकती है। दूसरा राज्य है कर्नाटक। देखिए, यहां बीजेपी डायरेक्टली एंट्री तो नहीं ले रही है, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई चल रही है कांग्रेस के अंदर, वो बीजेपी के लिए बहुत बेहतर है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में जिस तरीके से द्वंद्व है, और खासकर वीडी सतीशन को जिस तरीके से राहुल गांधी की नेचुरल चॉइस ना होते हुए सीएम बनाया गया केरल के अंदर, तो डीके शिव कुमार के मन में यह आया है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कमजोर है, तो क्या मैं कुछ इसमें खेल कर सकता हूं क्या। और ये जो लड़ाई है, ये एट द एंड कांग्रेस के डेसिमेशन, यानी कांग्रेस का जो एक तरीके से कह सकते हैं उसकी बर्बादी की तरफ है कर्नाटक के अंदर। डीके शिव कुमार के 30 विधायक दिल्ली 2 बार आ चुके हैं सेंट्रल लीडरशिप से मिलने के लिए कि 2.5 साल के लिए आपने कहा था कि डीके शिव कुमार को बनाएंगे, तो बनाते क्यों नहीं है। और अभी मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है कर्नाटक के अंदर। सिद्धारमैया करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने लॉयलिस्टों को उसके अंदर भरा जाए, ताकि अपनी स्थिति और मजबूत की जा सके सरकार के अंदर, कि ज्यादा से ज्यादा मेरे विधायक हो, मंत्री हो, तो ज्यादा संसाधन भी मेरे पास होंगे, लोग भी मेरे पास होंगे।
तो अपनी पकड़ को मैं मजबूत कर लेता हूं। और डीके शिव कुमार चाहते नहीं है, वो इसे टालना चाहते हैं कि जब तक कम से कम मैं मुख्यमंत्री ना बन जाऊं, ताकि मैं अपने विधायकों को मंत्री बना सकूं। मैसूर में बाकायदा पोस्टर लग चुके हैं, बर्थडे पे केक काट रहे थे तो वहां नारे लग गए कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, डीके शिव कुमार जैसा हो, वो वाली स्थिति आ गई है। तो बीजेपी भी आराम से बैठ के देख रही है, और भविष्य में अगर वहां उन्हें अपना कोई शुभेंदु अधिकारी मिल जाए तो उसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक दिक्कत है, जैसे सचिन पायलट के पास विधायक नहीं थे एक संख्या से ज्यादा, जो एक अच्छी ठीक ठाक संख्या हो राजस्थान के अंदर, वो स्थिति आज के समय में डीके शिव कुमार के पास की है। डीके शिव कुमार के पास भी एक ठीक ठाक संख्या नहीं है, विधायकों की संख्या बहुत कम है, 30 के लगभग ही है। और कहीं मैंने सुना था तो किसी ने शायद डीके शिव कुमार को यह बताया हुआ है, बस ये पिछले साल की घटना है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो शायद डीके शिव कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसी ने यह बताया है कि डीके शिव कुमार को किसी ज्योतिष ने यह बताया था कि अगर आप 2025 के एंड तक मुख्यमंत्री बन गए तो बन गए, उसके बाद नहीं बन पाओगे। इसलिए पिछले साल सबसे ज्यादा डेस्परेशन थी डीके शिव कुमार को। खैर प्रयास तो अब भी चलता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर उसकी माने तो अब बन नहीं पाएंगे, स्थिति लग भी नहीं रही है। लेकिन टूटफूट इतनी हो जाएगी पार्टी की कर्नाटक के अंदर, तो आने वाले चुनाव में ही सही बीजेपी के लिए एक बेहतर स्थिति कर्नाटक में होती दिखाई दे रही है। अब पिछली बार जब कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार गिरी थी, उसमें सिद्धारमैया थे, तो हो सकता है सिद्धारमैया इतने कांटे बोकर चले जाएं कि कम से कम भैया मैं बनूं ना बनूं या जो भी स्थिति हो, आने वाले समय में डीके शिव कुमार ना बने, और उसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को होता दिखाई देगा। जिस तरह का अपीजमेंट से लेकर हर कुछ पश्चिम कर्नाटक में चल रहा है, तो बीजेपी कर्नाटक को भी आने वाले समय में जिस तरीके से बुलडोज किया पश्चिम बंगाल को, खैर अब तो टारगेट पंजाब और यूपी होने वाला है, उसके बाद कर्नाटक में ही बीजेपी उतरने वाली है। और इन चीजों को जितनी हवा मिलेगी बीजेपी के लिए बेहतर है। तो कम से कम 2 राज्य, एक चुनाव लड़े बिना और एक अगला चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, तो इन 2 राज्य में बीजेपी अपने लिए एक फर्टाइल ग्राउंड मानकर चल रही है। यह स्थिति हुई विधानसभाओं की। अब कम से कम 35 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा में बीजेपी की बढ़ सकती हैं, और कुछ 8-10 सीटें राज्यसभा की भी बढ़ सकती है, बीजेपी की नहीं, एनडीए की। पहली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो शरद पवार का गुट है एनसीपी का, उसके अंदर एक तिलमिलाहट मची हुई है। जिस तरीके से जो ये सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी है वो सत्ता में बैठी है, और शरद पवार वाली जो एनसीपी है उन्हें यह लग रहा है कि भैया हम तो बाहर बैठे हैं, कब तक बाहर बैठे रहेंगे। अब तो उम्मीद भी नहीं है कि भैया कहीं 5 साल बाद लोकसभा विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ठीक ठाक समय बाद आने वाला है, तो भैया तब तक हम खाली बैठे रहेंगे, सत्ता से बाहर बैठे रहेंगे। वो होता है ना कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है। तो उन्हें ये इस बात का दुख है कि इस बात का दुख नहीं है कि हम बाहर बैठे हैं, इस बात का दुख है कि दूसरी एनसीपी बैठी है सरकार के अंदर, तो उनके अंदर भी उस बात की तिलमिलाहट है। तो ये कई मीटिंग ऐसी हो चुकी है शरद पवार के घर में, और ये सब मराठी मीडिया छाप रही है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि एनसीपी के अंदर विलय कर लिया जाए, सुनेत्रा पवार अजीत पवार वाला जो गुट है उसके अंदर विलय कर लिया जाए। और लगभग 8 में से 6 सांसद ये चाहते हैं कि भैया हम या तो उधर चले जाएं या विलय हो जाए। अब दिक्कत यहां ये आ रही है कि जो सुनेत्रा पवार है वो विलय के पक्ष में नहीं है। कारण उन्हें लगता है कि अगर भैया जिस चीज के लिए पार्टी तोड़ी गई थी, अजीत पवार ने तोड़ा था कि अपने जो शरद पवार है उनके वर्चस्व से बाहर निकला जाए, उनके ऑरा से बाहर निकला जाए। और अगर मान लीजिए विलय हो जाता है, वापस से वही सारे वही सुप्रिया आ जाती है, या फिर आपका शरद पवार आ जाते हैं, रोहित पवार आ जाते हैं, तो भैया वही वापस आ जाएंगे पार्टी के अंदर। बात तो वही हुई ना जहां से चले थे। वो ये चाहती हैं कि इनके अलावा लोग आ जाएं, 8 में से 6 सांसद आ जाएं, और इसमें प्रयासरत है। और अगर 8 में से 6 आते तो दिक्कत तो होने वाली नहीं है, दल बदल कानून लगने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग 75% होता है, और लगभग 67 का क्राइटेरिया है, यानी 2/3 का क्राइटेरिया है, उससे कहीं ऊपर है।
और जैसे ही वो आएंगे, लोकसभा सांसद जो लोकसभा के स्पीकर हैं उसको अनुमति दे देंगे, जैसे राज्यसभा वालों ने पंजाब वाले मैटर में दिया। एनसीपी और मजबूत हो जाएगी और बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि बार बार जो एकनाथ शिंदे आंखें दिखाते हैं, तो भैया अगर वहां पे वो मजबूत हो जाती है तो वो भी एक काउंटर बैलेंस के रूप में काम करेगा। तो इसी तरीके से 6 सांसद यहां से बढ़ने की उम्मीद है एनडीए में, और बहुत सही तरीके से उस पर बातचीत चल रही है। देवा भाऊ पिच तैयार कर रहे हैं अच्छी खासी तरीके से। बात वो वाला ब्लंडर ना हो जाए, सुबह जो शपथ ले ली थी अजीत पवार के साथ, वो वाला ना हो, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। और जिस शरद पवार ने देवा भाऊ को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, वो निश्चित तौर पर मन में कहीं ग्रज है, वो सबक सिखाना चाह रहे हैं। और दूसरा हो रहा है यूबीटी के ग्रुप में। यूबीटी में भी 9 में से 7 सांसद वो चाहते हैं, उन्हें भी दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि भैया हम एनडीए का किसी तरीके से पार्ट बन जाएं। अब साथ के साथ जो सांसद हैं भैया, मतलब सारे तो नहीं, ज्यादातर शिंदे जो ग्रुप है उसके संपर्क में है। अब साथ के साथ उधर जाएंगे ऐसी संभावना मुश्किल है, क्योंकि भैया जो एनसीपी वाले हैं वो तो लड़े ही बीजेपी के खिलाफ है, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि वो दूसरी एनसीपी में चला जाए। लेकिन ये तो सारे राष्ट्रवादी विचार लेकर चलने वाले लोग हैं ना, तो कुछ बीजेपी और कुछ शिंदे के पक्ष में जाने के लिए इसमें बातचीत चल रही है। ये 7 सांसद दिल्ली भी गए थे, अमित शाह से भी मुलाकात हुई है, एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे, इनसे भी मुलाकात हुई है। और मुलाकातों का दौर इस हिसाब से है, उदय सावंत है मिनिस्टर राज्य सरकार में, उनकी मुलाकात भाऊ साहेब राजाराम से हुई है जो यूबीटी के सांसद हैं। उसके अलावा एक मीटिंग नागेश अस्तेकर की शिंदे से हुई है, यूबीटी वाले की शिवसेना से। और एक मुलाकात अरविंद सावंत की हुई है एकनाथ शिंदे से। अरविंद सावंत वही है चप्पल लेकर वो उसमें हो गए थे, फ्लाइट के अंदर घुस गए थे। और इसमें अरविंद सावंत की जब मुलाकात एकनाथ शिंदे से हो रही थी, दो और सांसद वर्चुअली उसमें मौजूद थे। और जब एकनाथ शिंदे मुलाकात करने गए थे तो अपना पूरा कैवलकेड, अपना सब कुछ, सुरक्षा सब पीछे कर दिया था, अकेले गए थे ताकि जानकारियां लीक ना हो। और फिर यह मुलाकात हुई। लेकिन उद्धव ग्रुप भी बहुत अब सतर्क है। पिछला वाला वो दूध जलाए छाछ फूक फूक के पीने वाली स्थिति है, तो कहीं ना कहीं से ये छोटी छोटी चीजें लीक हो रही है। लेकिन इसलिए भी बीजेपी या शिंदे ग्रुप या एनसीपी जो सुनेत्रा पवार है, इसलिए वो ज्यादा डरे नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति आज मजबूत है। यूबीटी उस मजबूती के साथ नहीं है कि वो प्रतिकार कर सके, अपने सांसदों को एक लिमिट से ज्यादा रोक सके। हर जगह बीजेपी हो, यूबीटी हो, एनसीपी हो, वो कैलिब्रेट कर रही है। वो ये देख रहे हैं कि हमारा फायदा किस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा हो। थोड़ा इंतजार कराइए, थोड़ा थकाइए, फिर ये सारे आ जाएं, क्या दिक्कत है। और बीजेपी ये भी चाहेगी कि सारे के सारे शिवसेना में न चले जाएं, 7 में से भाई 2-4 इधर आ जाएं, हो सकता है 2-3 उधर चले जाएं। तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि भैया 240 की संख्या है। असम में शायद बाई इलेक्शन होना है, वहां से संख्या 141 के आसपास वैसे ही हो जाएगी, एक संख्या वहां से बढ़ने वाली है। और हो सकता है कि शिवसेना ग्रुप से भी 1-2 संख्या बढ़ जाए, तो 241 के जाएंगे, 242, 43, 44 कुछ ऐसी संख्या होने की संभावना है। और ये सारी वो चीजें हैं जो मराठी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। शरद पवार की फ्रस्ट्रेशन से लेकर और जो शिवसेना यूबीटी है वो किस हद तक असहाय है, वहां तक सब कुछ सामने आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि खेल खेला जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि भैया आपने कभी हमारा उड़ाया था, अब हम उड़ा रहे हैं, और जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे ऐसे चीजों को मैनेज करके अपनी तरफ लेके आएंगे। 13 विधायक तो लगभग यहां से हैं, 22 और हैं, वो हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु में जो डीएमके है उसे जिस तरह का झटका, जोर का झटका मतलब बहुत दिया है कांग्रेस ने, साहब इतनी जल्दी तो कोई मुंह मोड़ ही नहीं सकता। मतलब फ्लिप, वो जिस तरीके से टीवीके के साथ गई, डीएमके उससे इस हद तक नाराज है वो कि उसने ये तक कह दिया कि संसद में हम इनके साथ नहीं बैठना चाहते, हम इंडिया लाइन से बाहर जा रहे हैं।
और अब खबर यह है कि डीएमके और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इस बात पे टॉक्स हैं, उनकी बातचीत चल रही है कि भैया एनडीए में तो वो शामिल नहीं होंगे, और एनडीए में उनका शामिल होने का कोई रास्ता बनता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर और उत्तर भारतीयों के ऊपर उत्तर दक्षिण कर कर जिस तरीके से जो भी उनका स्टांस रहा, मतलब एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना या पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है सिर दे मारना। बीजेपी वो करेगी अगर उन्हें एनडीए में ले लिया आज की स्थिति में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आज नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जो इशू बेस्ड हैं, मुद्दे हैं, उन पे जरूर डीएमके का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। इस तरीके से जो चीजें हैं उनको वर्कआउट किया जा रहा है। डिलिमिटेशन का मुद्दा आने वाला है, जुडिशियल रिफॉर्म का मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है, बहुत सारी चीजें हैं। और अक्सर वाईएसआरसीपी हो, बीजेडी हो, बीआरएस हो, इस तरह की पार्टियां जो बाहर से समर्थन देती रही हैं राज्यसभा में कि ठीक है, या वॉकआउट कर दिया लोकसभा में या राज्यसभा में समर्थन कर दिया इशू बेस्ड तरीके से। तो बात यह है कि डीएमके भी शायद उस तरीके से अब तैयारी कर रही है कि हम भी इशू बेस्ड तरीके से आपको समर्थन करेंगे, क्योंकि भैया अगर से राज्य में तो टीवीके की सरकार आ गई तो एक साइड तो आप दीवार से लग चुके हो, और ऐसे वैसे नहीं आई, ये बिल्कुल डेसिमेट करके आई है। और आपने केंद्र सरकार से भी पंगा मोल ले लिया तो आप तो दो दीवारों के बीच में, दो पार्टों के बीच में फंस जाओगे। वो उस तरीके से देख रही है, और बीजेपी ये देख रही है कि हमें बहुत सारे बिल पास कराने हैं, बहुत कुछ लेना है, सरकार में तो हम वैसे ही नहीं ला रहे, आइडियोलॉजिकली हम सामने है ही नहीं। लेकिन हां, अगर ये समर्थन कर दें तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत के लिए भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। और इंडिया अलायंस से इतना बड़ा पार्टनर, शायद तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर होगा, चौथा सबसे बड़ा पार्टनर है भैया राहुल गांधी, उसके बाद आपका अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, और शायद तीसरे नंबर पे डीएमके है, चौथे नंबर पर। आप इतने बड़े पार्टनर को तोड़ के लिया है तो फिर आपकी स्थिति और खराब हो जाए। इंडिया टीवी कह रहा हूं, जो इंडिया अलायंस है उसका जो संख्या, वो कहते हैं ना हम तो बस 20, 30, 40 से रह गए, एनडीए 272 हो गई के आसपास, 290 के आसपास हो गई, हम तो 235 हैं। बस वो ये नायडू आ जाए और नीतीश कुमार आ जाए, हमारी बन जाएगी सरकार। लेकिन जिस तरीके से ये खेल हो रहा है वो स्थिति और कमजोर हो रही है। तो अभी के लिए बिना चुनाव के लिए झारखंड को तैयार किया जा रहा है, आने वाले समय में कर्नाटक को चुनावी रूप से तैयार किया जा रहा है, और कम से कम 35, 6 और 7 13 और ये 22, इसका मतलब ये हो गए 35 और 8 राज्यसभा। तो बीजेपी इसको बाहर कुछ एनडीए में आएंगे, कुछ एनडीए को बाहर से समर्थन करेंगे, उस तरीके से इस पूरे पैकेज को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है उन सारे यूट्यूबर से जो ये कहते थे बस वो 8 तारीख को सरकार गिर जाएगी। अरे वो ज्योतिष साहब ने बता दिया ये सोमवार को है ना, नायडू भाग जाएगा। दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ, मोदी घबरा गए, अमित शाह को पसीने आ गए, कल सरकार गिरने वाली है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि उनकी दुकानें कैसे चलेंगी अगर ये चीजें फलीभूत हो जाती हैं। देखिए राजनीति है, समीकरण सेट करने की बहुत तैयारी की जाती है, कोशिश की जाती है, बहुत क्विड प्रो को होता है। हो सकता है इनमें से बहुत कुछ फलीभूत ना हो सकता है ये सब कुछ हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा भी इसके ऊपर आ जाए। लेकिन हाँ, जो प्रेशर अभी तक फील कर रही थी बीजेपी सेंटर के अंदर, उससे निकलने का वो जरूर प्रयास करेगी, और वो प्रयास करेगी कि ज्यादा से ज्यादा राज्य जीते जाए, राज्यसभा को सुनिश्चित किया जाए। भाई पंजाब में तो शुरू किया ना, और फिर उसे बंगाल में देखिए, फिर अब आगे देखिए और क्या क्या हो रहा है। अब तो लोग ये कहने लगे पंजाब में भी सरकार आ सकती है। खैर, इन सब चीजों पे जो भी डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।